टॉपिक जिस पे हम बात करने लगे और मैंने इसकी परमिशन पहले ले ली थी एंड वो कंफर्टेबल थी एंड एक्चुअली वो चाहती थी इस टॉपिक पे बात करना, बिकॉज हम जिस जगह इसको लेके जाएंगे वो आगे आप लोग सुनेंगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि एक मकसद से हम ये बात कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा उनका अपना मकसद है ये, जो जिसके लिए वो इस बात पे बात करना चाहती हैं। आपने दूसरी शादी भी फेस की अपनी मैरिज में, वो क्या मुकाम था और उस वक्त किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी? और वो तमाम ख़वातीन जो सुन रही हैं आपको, जो शायद इस वक्त यही मुकाम फेस कर रही हूँ अपनी शादी में, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर सारी आजमाइशों को हडल्स मान लिया, आजमाइश मान लिया, तो बस ठीक है, डट जाएं, इम्तिहान देते रहें। और एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान, अभी पहला पेपर दे के आप सॉल्व करके साइड पे नहीं होते, उसका रिजल्ट आना तो बड़ी दूर की बात है, उससे पहले दूसरा पेपर रेडी हो चुका होता है। तो ये तो है। और फिर इस पर भी मैं कहती हूँ शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने याद रखा हुआ है और वही इसमें से निकालने की हिम्मत भी देता है। अगर इसको अपने ऊपर हावी कर लेना तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ आपने ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव, बहुत साफ़गोई से गुजारी है और ये सोच के गुजारी है कि यही मेरी ज़िंदगी या मैं इस शख्स के अलावा किसी और को नहीं देखूँगी, जब अपने पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वही कहीं ना कहीं आपने उस रिश्ते में भी रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। लेकिन जब आपको एक फ़ोन कॉल रिसीव और कोई ये पूछे कि हाँ अगर मैं शादी कर लूँ, तो अगर तब होता है राबिया जब कोई नज़र आ जाता है तो हम कहते हैं ओके। इसमें मैं अपने आप को ये बात ज़रूर कहूँगी, आई एम अ बैड पर्सन, कि वो कहते हैं ना बुरे को उसके घर तक पहुँचाने वाली बात है कि अच्छा ओके लेट्स डू दैट ओके। तो मैंने जिस अंदाज में इसको लिया तो समझ ही नहीं आया। अच्छा मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे लगता है ये कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बात की थी, आदमी तब अफेयर चलाता है जब उसको चोरी में मज़ा आता है। जब बीवी उसका फ़ोन चेक करती है, सवाल करती है, छुप छुप के पीछे जाती है, ठीक है, और सड़ती है, तो आदमी के अफेयर्स बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है वो रुक जाए। जब आदमी औरत खुद कहती है हुमा का फ़ोन आया, अब ये फ़लाँ का फ़ोन आया, ये शाजिया से बात कर लो, तो वो यूँ करके देखता है, मतलब उस फ़ोन कॉल पे बात करने का मकसद फौत हो चुका हुआ है। मतलब आपने वो अट्रैक्शन ही खत्म कर दी। बॉस प्लीज जरा बाहर जाके बात करें ना। तो ये वो वाली चीज़ है। अच्छा तो आपने ये स्ट्रैटेजी उस वक्त मेरे तो हमेशा से ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये वो जो कहते हैं ना छुप छुप के इंस्टा फ़ोन के बिल्स में से नंबर्स भी चेक किए हैं मैंने। तो 3 महीने बाद मैंने कहा अल्लाह माफ़ कर दे, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरा सारा दिन ख़राब हो जाता है भाड़ में। नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो अपना दिन अच्छे से गुजारूँ ना। तो आप कर रही थी, किसी चीज़ से गुजर रही थी? हाँ, ये मैं तो अक्सर भेजता, क्योंकि आसिम जब मैं यहाँ कराची आई थी तो ही इज़ लाइक बहुत पॉपुलर थे अपने ग्रुप के अंदर। और बहुत खुश थे, बहुत सारी दोस्तें और सारा कुछ। तो मैं हंसती होती थी, मैं कहा हाँ ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि हाँ कि मैंने कहीं जाना है और मुझे फैमिली वाली ज़रूर मैं थी, लेकिन ये कि ठीक है आप जाएं, बैठें, मिलें। लेकिन ये जो चीज़ें मुझे नज़र आई ना आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना कहानियाँ खुलनी शुरू होती हैं, फैमिली में से ही पता चलना शुरू होता है। शुरू में तो मैंने बड़ी दिल पे ली, वो 3 महीने थे जो मैंने दिल पे लिए। तो मेरा स्टेमिना सिर्फ 3 महीने का था राबिया। 3 महीने बाद मैंने कहा एक मिनट, इन 3 महीनों में मेरी भूख मर गई, मेरी प्यास मर गई, मैंने अपने बच्चे के साथ खेला नहीं, मैं कर क्या रही थी? रोने के अलावा मुझे कोई काम नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, ठहर जाओ। फिर मैं अपने ससुर के साथ बैठी और मैंने कहा भाई साहब ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने मुझे ये दास्तान बताई कि बेटा इसका ये तरीका है। मैं कहा ओके सर। उसके बाद हमने अपना हर चीज़ ही चेंज कर ली। इवन ये कि मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं कहा भाई अगर आपने शादी करनी है तो मैं ये दोस्तियाँ और बाहर के रिश्ते, इन चीज़ों के बजाय मैं ये कहूँगी निकाह, प्रेफरेंस निकाह। मेरी तरफ मत कभी उंगली उठे कि जी मेरी बीवी ने मना किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ। निभाओ, करो और निभाओ, खर्चे उठाओ दो बीवियों के। तो उसी हंसी मजाक में ये बात हुई और हमने कहा हाँ जी कर ले। बच्चे मायने रखते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा इशू होता है। और हमने कहा कि मैंने अपने बच्चों से बात की, मैंने कहा बात यह है कि या तो बाप मनो मिट्टी के नीचे चला जाए बेटा। मेरी पॉजिटिवनेस तुम्हें यहाँ से समझ में गई। आसिम का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैंने इनको गाड़ी दिखाई बच्चों को, तो ये डर गए अब्बू। मैं कहा अगर वो मनो मिट्टी के नीचे चला जाता तो तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते थे, छू नहीं सकते थे, उससे बात नहीं कर सकते थे, तो उसको देख नहीं सकते थे। तो अल्लाह की करनी है कि वो जिंदा है।
तो शुक्र मनाओ, और उसको तो उससे रखो। क्या फ़र्क पड़ता है, हम एक और बंदा अपनी फैमिली में ले आते। बच्चे आपके कितने बड़े थे उस वक्त? बड़े थे, बेटी वॉज लाइक अराउंड 15, और उसने समझ लिया हाँ फिर समझ आपकी ली बात थी, को? हाँ, और बेटा 13 के करीब। तो ही सेट के, और मेरे बेटे ने सवाल किया था, और हम दोस्ती आदमी में बात करते हैं, तो उसने कहा अगर औरत तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे रोता है मैं ना देखूँ। मैंने कहा हाँ मैं नहीं रोती। तो उसके बाद से हमने अपनी, लेकिन बड़ा अच्छा रहा वो भी सारा सिलसिला। लेकिन यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं लोगों को ये पता है कि मेरी 2 बेटियाँ 1 बेटा, नहीं, मेरी 2 बेटियाँ और 2 बेटे। एक बेटा आसिम की दूसरी शादी से है, और हैरत की बात यह है कि जब वो हुआ तो तकलीफ़ मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं हुई थी, उनकी अम्मा को ज़्यादा हुई थी। बट मैंने उसे एक ही बात की थी उसके पैदा होने पे, मैं कहा तुम जितना मर्ज़ी चाहो इसको मेरे बच्चों से ना मिलने दो, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूं अपने बच्चों को इससे ना मिलने दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम और मैं बाहर वाले हैं, ये एक ही खून है, तुम कुछ नहीं कर सकोगी, तो एक काम करते हैं इनको एक रहने देते हैं। तो फिर बस वो एक हो गए। और अब ये चीज़ है कि वो अपनी अम्मा को कहता होता था बड़ी मामा के पीछे छुप जाऊंगा, बड़ी मामा के पेट में छुप जाऊंगा अगर मुझे कुछ कहा तो अभी भी आया हुआ है। और माशाल्लाह अब तो बड़ा हो गया और हमारे घर का हिस्सा है, हमारे बेटा है, और मेरे बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। एंड ये बात मैं ज़रूर उन सारी बहनों से कहना चाहूँगी कि जो अपने बच्चियों के लिए और अपने बेटों के लिए, अपनी औलाद के लिए स्टेप आउट नहीं करती घर से और बहुत मुश्किल ज़िंदगियाँ गुजारती हैं, या चलो अगर कर भी लेती हैं तो अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, कभी ये सोचें कि उस बच्चे का क्या कसूर है। उसका कोई कसूर नहीं है। अगर हम अपनी औलाद के लिए आसानियाँ चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह राज़ी रहे हमसे, हम किसी के देनदार ना, तो उस बच्चे को गले से लगाएं, उसको दिल से लगाएं। बाकी रिश्ते चलते रहते हैं, जब एक चीज़ ही ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई, तो उस पर क्या रोना। और अब ये होता है कि हमारे घर में एक और आप जब ये सब कुछ करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह आपसे कितना राज़ी है और आपकी चीज़ें कितनी बदल जाती। मेरे घर की सारी चीज़ें बदल गई, मेरा उठना बैठना मिलना जुलना हर चीज़ बदलता चला जा रहा है, सिर्फ शायद उस पॉजिटिवनेस की वजह से। मेरे पास एक्चुअली अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी रियलिटी है जो मास्टर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन शायद हम नज़र उठा के या चुरा के साइड से निकल जाते हैं। लेकिन जब आपने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो, और हमने डिसाइड किया कि हम इससे बात करेंगे, और मकसद ये नहीं था कि कोई हम सेंसेशनल किस्म का एक मसालेदार प्रोग्राम आपको पहुँचाएँ। अल्लाह जानता है कि ये नीयत मेरी भी थी और आई थिंक सलमा की भी थी। जैसा मैंने कहा, ये एक रियलिटी है कि दूसरी शादी, और वो अलाउड भी है और बहुत जगह लोग करते हैं। तो अब इसको हैंडल कैसे किया जाए, उस पर आप क्या कर सकते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं? और आई थिंक सलमा ने अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ ये बात शेयर की। उससे ज़्यादा मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी, जो एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले पता नहीं कोई ड्रामा देखते हुए मैं सोच रही थी कि उस औलाद का तो कोई कसूर नहीं है, उस औलाद का तो कोई कसूर नहीं है जिसको सज़ा दी जाए, जो उसके माँ या उसके बाप ने किया, जो भी सिचुएशन हो, गलती हो नहीं हो, लेकिन वो तो ख़ुद इस दुनिया में किसी के साथ ज़्यादती करने ना आया है ना आई है। तो आपने ये बहुत खूबसूरत बात कही है कि हाँ, एक जीती जाती ज़िंदगी के साथ आपके साथ ज़्यादती हुई तो आप उनके साथ ज़्यादती ना कर दें। ये बात 100% है, और इसमें सबसे बड़ी सीख जो है ना वो आपकी औलाद आपको देती है। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मेरे साथ मेरे किसी रिश्ते की मिसअंडरस्टैंडिंग है, इवन ये कि मेरी बहन की हो जाए